ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास व्हाट डज द टर्म किंजल किनी रिफर्स टू? पहला है क्रीपर सोइंग ऑर्नामेंट एंड टेक्सटाइल, फिर है स्कार्फ्स एंड साड़ीज, मैंगो शेप्ड पेंडेंट, एंड डी है गार्लैंड ऑफ थाउजेंड लोटस फ्लावर। ठीक है, तो इसका है कि इट इज अ गार्लैंड ऑफ थाउजेंड लोटस फ्लावर। नाउ एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, ये एक दो जनरल में मिला है। Which of the following are correct component of lion capital at Sarnath? पहला है the shaft or the tall tapering column, दूसरा है an elliptical top part, the abacus divide of any carvings, third is overflowing inverted petals below the abacus। तो अगर आपने ये लाइन कैपिटल जो है विकिपीडिया या किसी इमेज में देखी होगी, तो देखो ये कुछ इस तरीके से रहता है ना। इधर जो है ये लाइन का मुंह रहता है जिसे क्या कहते हैं, कैपिटल। इसके ऊपर होता है आपका व्हील, और नीचे आपका क्या होता है, अबेकस। और यहाँ जो है वो इन्वर्टेड लोटस होता है। ठीक है, और इस अबेकस पे जो है वो डिजाइन बनी होती है। और यहाँ पे बिल्कुल एक खंबे की तरह लोटस के नीचे होता है जिसे कहते हैं साफ्ट। और इसी खंबे के नीचे जो है अशोका इंस्क्रिप्शन, कुषाण इंस्क्रिप्शन और गुप्ता इंस्क्रिप्शन। अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो अशोका, कुषाण और गुप्ता इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इसमें साफ्ट होता है इसी खंबे को, और द टाल टेपरिंग कॉलम, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इलिप्टिकल टॉप पार्ट, मतलब कि ये अबेकस एंड डिवाइड ऑफ एनी कार्विंग, की इसमें किसी भी प्रकार की कार्विंग या जो है किसी भी प्रकार का उत्कीर्णन नहीं होता है, तो यहाँ पे डिजाइन बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे कार्विंग होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पेटल्स बिलो द अबेकस, तो अबेकस के नीचे यहाँ जो है पेटल्स होते हैं, तो ये भी आपका सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 इज रॉन्ग। तो ये हो जाएगा इसका आपका 1 और 3। ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या करना है हमको, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन, नवल म्यूटनी इन बॉम्बे। तो ये इजी है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1960 में, जो एक एग्रीमेंट था बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड रखी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन किया इंडियन सिविल सर्विस से, देन 1921 में वो रिटर्न किए इंडिया में। एंड क्रिप्स मिशन 1942, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा, किस समय की बात है ये, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और नवल म्यूटिनी इन बॉम्बे ये है 1946, जो इंडियन सेलर्स के द्वारा रिबेलियन था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो 1 2 3 4 इसका हो जाएगा। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है तो 1 2 3 4 सी हो गया। Who among the following were famous for their metal casting skills and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में और पूछा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका मराठा, राजपूत, अहोम्स एंड गोंड। देखो अहोम जो है ये आपके फेमस थे मेटल कास्टिंग के लिए। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा क्लास 12th हिस्ट्री जो थीम 2 है। ये मेटल करेंसी के लिए भी फेमस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द, पढ़िए क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस इन इंडिया। पहला है कि चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइनेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर। दूसरा है द आइकोनोग्राफी एंड स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेजेस वर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर स्टोन काउंटर पार्ट्स। तो देखिए चोला पीरियड वाला आपको एनसीईआरटी थीम में भी मिल जाएगा, और जो आप बुक्स रिफर करते हैं वहां पे मिल जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि चोला एम्पायर जो है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। देखो ये अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं ऐसे,
ठीक है? तो ये वाला पोर्शन जो है चोला ने कॉन्क्वर किया था। कैसे ये पावर में आए थे? एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे एक लिटिल फैमिली जिसका नाम है मुत्तरेयार फैमिली, ये जो है ये कावेरी डेल्टा के आसपास रहती थी और ये सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग के। तो विजयालय जो चोला फैमिली को बिलोंग करता था उरैयूर के, इसने जो है कैप्चर कर लिया था इस डेल्टा को इसी फैमिली से, और फिर उसने अपना टाउन एक बनाया। उस टाउन का नाम क्या है? थंजौर। और एक टेम्पल बनाया फ्रॉम द गॉडेस जिनका नाम है निशुम बाशुदिनी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है ये आसपास के भी एरिया को कन्क्वर करने लगे और इनका जो किंगडम है वो साइज और पावर में बढ़ने लगा। और देखो फिर इसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि बिग टेम्पल जो थंजौर के थे और गंगाई कोंड चोलापुरम जो राजराज और राजेंद्र के द्वारा बनाए गए हैं। ये क्या है? ये फेमस आर्किटेक्चर है चोला पीरियड के। और ये फेमस किस चीज के लिए है? ब्रॉन्ज मेटल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये दोनों सही होगा। Which one of the following terms was used for the state in draft constitution presented by Dr. भीमराव अंबेडकर on 4 नवंबर 1948? तो पहला है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट, सब्सिडरी स्टेट। क्या कह रहा है कि इसमें से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यूज हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑन 4 नवंबर 1948? सी 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग जो कमेटी बनी थी उसने सबमिट किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टू द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 4 महीने पहले ही जो कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, और ये किसके द्वारा तैयार हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक, एंड यही जो ड्राफ्ट है इसने रिफ्लेक्ट किया कि उस समय के असेंबली के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है, और बाद में इसको प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को, जिसमें 315 आर्टिकल थे और 18 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। वन मोर थिंग, ये फर्स्ट टाइम था जब इसी दिन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्ड का यूज किया। और देखो, एंड दिस ड्राफ्ट वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो निर्माण हुआ, दैट वाज जिसको पब्लिकली अवेलेबल किया गया। तो इसमें जो है किस चीज का वर्णन है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है, पहले प्रियम्बल है जिसमें सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके बाद आपका सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था, और फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड ज्यूरिडिक्शन वाले आर्टिकल में इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, नॉट फेडरेशन, नॉट ऑटोनॉमस, नॉट सब्सिडरी। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। द अंतरिया वॉज अ गारमेंट वोर्न बाय द पीपुल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। इट वॉज, तो देखो ये क्या था? धोती की तरह कपड़ा। ठीक है, तो अनस्टिच लेंथ ऑफ द क्लोथ wrapped अराउंड द बॉडी। स्टेटमेंट और आप देख लीजिए। कंसीडर द फॉल, पढ़िए क्वेश्चन। उत्पाल डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है। पहला है कि अवंती वर्मन जो फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया कि अपने सब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए अपनी सारी एनर्जी जो है अपने सब्जेक्ट के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए की। दूसरा है कि अवंती वर्मस पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर द इंजीनियरिंग ऑपरेशन अंडर हिज मिनिस्टर सुव्या रिजल्टिंग इन इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ ग्रेन्स एंड फॉल इन प्राइसेस। तो देखो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, अवंती वर्मन ने ही उत्पाल डायनेस्टी की अवंती वर्मन ने फाउंड किया था उत्पाल डायनेस्टी को। एंड कब की बात ये है? 855 से 853 सीई। और एक टेम्पल है पुलवामा में जिस टेम्पल का नाम है अवंती स्वामी टेम्पल, ये भी इन्हीं के समय का है। एंड सेकंड कह रहा है, पहला है कि अवंती वर्मन द फाउंडर डिवोटेड हिज एनर्जीज टू द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये सही है। ठीक है, सेकंड है कि अवंती वर्मन पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर द इंजीनियरिंग ऑपरेशन अंडर हिज मिनिस्टर सुव्या
रिजल्टिंग इन द इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ ग्रेन्स एंड फॉल इन प्राइसेस। तो देखो इनका एक इंजीनियर था जिसका नाम था शुव्या, और जिसके नाम से ही जो है आपका सिटी है शुयापुर। और अवंतीपुर जो सिटी है वो भी अवंतीवर्मन ने ही फाउंड किया है। दो टेम्पल जिनके नाम है अवंतीश्वर टेम्पल जो डेडिकेटेड है शिवा को, और अवंती स्वामी टेम्पल जो डेडिकेटेड है विष्णु को, वो भी इन्हीं के समय का है। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट, ये कब आई थी डायनेस्टी? करकोता डायनेस्टी के बाद। देखो ये जो इनके इंजीनियर हैं इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब ये जो है ड्रेनेज वगैरह की जब सफाई हो रही थी और ये अकेले इन्वॉल्व थे और ये देख रहे थे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उसमें नहीं इन्वॉल्व है, तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम जो भी ये पानी को साफ करने की प्रक्रिया है इसमें हम कुछ सिक्के डालें। और वो जो पॉपुलेशन है केवल ये सिक्के लेने के लिए उसमें कूद गई और इस प्रकार से जो है पानी साफ हो गया। ठीक है, केवल जानने के लिए, आप जान लो दोनों। Consider the following pairs of high offices and concerned department in the modern administration। कम से कम 100 बार तो आ चुका होगा यूपीएससी के भी एग्जाम में और हर एग्जाम में। पढ़िए क्वेश्चन। सम समारत्री चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, द वारिका चीफ ऑफ द आर्मी, अक्षपटल रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, समनिधित्री ट्रेजरर। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका वो हत्री था, जिसका मतलब ये है कि चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो भी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो रहे हैं फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ सोर्सेस। ठीक है, तो पहला सही है। सेकंड है आपका द वारिका चीफ ऑफ द आर्मी। तो देखो द वारिका जो है ये होते थे आपके चीफ ऑफ द पैलेस अटेंडेंट्स, और ये आपको तमिलनाडु एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा। तो दूसरा गलत हो गया। और तीसरा है आपका अक्षपटल रिकॉर्ड कम ऑडिट, ये भी सही है। चौथा है समनिधात्री ट्रेजरर, ये भी सही है। तो 1, 3 एंड 4 बी हो जाएगा। Which kingdom were described by Governor General Lord Dalhousie as a cherry that will drop into our mouth one day? तो ये किसके द्वारा कहा? लॉर्ड डलहौजी ने कहा है किसके लिए? दिल्ली, अवध, झांसी, ग्वालियर। तो लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल कब थे? 1848 से लेके 1856 के बीच में, और उन्होंने अवध के लिए कहा था कि इट इज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ठीक है, तो अवध हो जाएगा। बिकॉज मतलब इस फ्रेज का ये मतलब है कि अवध को वो एक वैल्यूएबल एक्विजिशन मान रहे हैं फॉर द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। फर्स्ट है कि पहला ऑल इंडिया सेंसस वो अटेम्प्टेड इन 1872। सेकंड है कि फ्रॉम 1881 डिसेनियल सेंसस बिकम अ रेगुलर फीचर। तो अगर आप सेंसस india.government.in की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि पहला ऑल इंडिया सेंसस जो है दैट वाज अटेम्प्टेड इन 1872। नहीं, पहला जो आपका ऑल इंडिया सेंसस हुआ था वो हुआ था 1866 से 1867 के बीच में, और इसी को कहा जाता है सेंसस ऑफ 1872। ठीक है, तो पहला आपका हो गया गलत। सेकंड है कि फ्रॉम 1881 डिसेनियल सेंसस बिकम अ रेगुलर फीचर। तो सेकंड आपका सही है कि हर 10 साल में तब से होता है। ठीक है, पहले 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर 1901 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, फिर 1921 में हुआ, फिर 31 में हुआ, फिर 41 में हुआ। फिर उसके बाद आपका जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला हुआ पहला सेंसस कब हुआ था? 1951 में, जो 7th सेंसस था कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही। आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला क्या है? ड्यूरिंग द सेकेंड आरटीसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1921 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम। पढ़िए क्वेश्चन। इंडिया was granted dominion status in 1932. Viceroy Lord Wellington adopted a policy of reconciliation with the Congress.
द सीडीएम वॉज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉज। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो पहले देखो, कह रहे कि सेकंड आरटीसी जो लंदन में हेल्ड हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम। ठीक है, और इसमें ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था सेकेंड आरटीसी। इसमें जो है ये सही बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था। इसमें जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, और गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री फॉर इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, तो पहला सही हो जाएगा। सेकंड है कि इंडिया वाज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932। सी, सबसे पहले जो प्रपोजल फॉर डोमिनियन स्टेटस है उसे मांगा गया था इन द साइमन कमीशन रिपोर्ट 1929। ठीक है, एंड लेटर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। तो सेकंड आपका गलत हो गया। थर्ड है कि लॉर्ड विलिंगटन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद द कांग्रेस। सी, लॉर्ड विलिंगटन कब बने थे? वाइसराय इन 1931 में, और इन्हें जाना जाता है इनके रिप्रेसिव मेजर के लिए। ठीक है, जो सहभागी थे बहुत सारे कांग्रेस लीडर के अरेस्ट में। तो ये गलत हो जाएगा। एंड सीडीएम मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉज, तो ये आप सबको पता होगा। चौथा सही है इसका, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, जिसका एम था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू द नॉन वायलेंट मीन्स। और ये मूवमेंट शुरू हुआ था आपका डांडी मार्च के माध्यम से, जहां पे गांधी जी और उनके फॉलोअर ने तोड़ा साल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सेकंड थर्ड गलत हो गया और आपका 1 और 4 सही हो गया। तो सी इसमें सही हो गया। ठीक है, देख लीजिए। आपका है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट मिशन आर करेक्ट? पहला है कि इट वाज सेंट टू इंडिया इन 1946 टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद द इंडियन लीडर्स। सेकंड है कि इट प्रपोज्ड अ टू टीयर फेडरल प्लान व्हाइल कंसीडरिंग द लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। थर्ड है देयर वाज टू बी अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट अलोंगसाइड अ फेडरल सेंटर। और चौथा है द इंडिविजुअल प्रोविंसेस वर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियंस टू विच दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2015 में भी पूछा गया था एंड रिसेंटली पूछा गया था। सीएपीएफ में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, और अभी हमने जीओ साइंटिस्ट का पेपर किया था उसमें भी पूछा गया था। सो कैबिनेट मिशन हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सी, कैबिनेट मिशन को भेजा गया था इंडिया में इन 1946 टू नेगोशिएट, क्या चीज नेगोशिएट करने के लिए? ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर। ठीक है, और इस मिशन ने प्रपोज किया था क्या? टू टीयर फेडरल स्ट्रक्चर, तो पहला सही है। और इसने प्रपोज किया टू टीयर फेडरल प्लान, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को रखा गया सेंटर में एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, और मेन चीज इस प्रपोजल का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों को सेटिस्फाई किया जा सके। एंड देयर वाज आल्सो अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द स्टेट। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि इंडिविजुअल प्रोविंसेस को अलाउ किया गया था कि वो रीजनल यूनिट फॉर्म कर सके, एंड इसमें आपका फोर्थ भी सही है। सी, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर्स थे और ये मेंबर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिस एंड अलेक्जेंडर। अगर एग्जाम में ये आ जाए आपका 1 लाइन में कि ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश राज टू इंडियन लीडरशिप। ठीक है, और प्रोविंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया था इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपके रहेंगे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, सेक्शन बी में रहेंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है इन नॉर्थ वेस्ट में, एंड सेक्शन सी में आपके रहेंगे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन द ईस्ट। और मिशन ने आल्सो प्रपोज किया कि एक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, and this assembly will be elected by provincial assemblies and it would include the representative from princely state। ठीक है, एंड इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात की गई थी। सो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है गजपति, नेम ऑफ पावरफुल डायनास्टी इन उड़ीसा, अश्वपति, डेक्कन सुल्तान, नरपति, रायाज ऑफ विजयनगर। तो ये आपका एनसीईआरटी थीम से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर क्लास 12th वाली हिस्ट्री जो है, थिंकर, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है,
उस चैप्टर में ये है। तो गजपति का लिटरली, गजपति का क्या मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और ये एक रूलिंग डायनेस्टी थी विच वाज लिविंग इन उड़ीसा इन 15वीं सेंचुरी के आसपास। और अश्वपति क्या होते हैं? डेक्कन सुल्तान, जिन्हें लॉर्ड ऑफ हार्सेस, ठीक है। और नरपति राइज ऑफ विजयनगर, तो इसमें सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following pair of Himalaya glacier and their location are correctly match? तो इसमें जो कह रहा है कि देखो, सियाचिन पहला है आपका, सियाचिन नुब्रा वैली रीजन में। तो सियाचिन जो है ये नुब्रा वैली में है, ये एग्जाम में भी आ चुका है कि नुब्रा वैली की किस साइड है। पहला सही है। दूसरा है आपका चुंगफर, कुमाऊं गढ़याल नहीं, ये कहाँ पे है आपका? पीर प्रांजल रेंज में पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा आपका हो गया गलत। और जेमू जो है, जेमू ग्लेशियर पड़ेगा आपका कंचनजंगा एवरेस्ट रीजन में, कंचनजंगा एवरेस्ट रीजन में। और गशेरबम आपका पीर प्रांजल में नहीं, गशेरबम आपका पड़ेगा काराकोरम रेंज में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केवल 1 सही। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है कि द बराक रिवर, द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना, राइजेस इन द हिल ऑफ मेघालय। एंड सेकंड क्या है कि घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डिजर्ट। थर्ड है कि पुथुमरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। सी बराक रिवर जो है वो कहाँ राइज करती है? एक्चुअली इट राइजेस इन द मणिपुरी हिल, मणिपुर हिल्स, नॉट इन द मेघालय। फिर ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम में बहते हुए मेघना बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसे क्या कहते हैं? मेघना रिवर। तो पहला तो हो गया आपका गलत। सेकंड है कि घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डिजर्ट। तो घग्गर रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल में। एंड हरियाणा और पंजाब से बहती है, फिर जो है थार डिजर्ट और राजस्थान में गायब हो जाती है। तो दूसरा सही है। तीसरा है कि पुथुमरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ये भी सही है। तो आपका पहला गलत हो गया और तीसरा सही है और दूसरा भी सही है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो रिवर जो है सी में नहीं जाती और वह डिजर्ट में ही गायब हो जाती हैं, उन्हें कौन सी रिवर कहते हैं? एफिमेरल रिवर, ठीक है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंट पोर्ट। पहला क्या है कि सिंगापुर फंक्शन बोथ एज अ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट। सेकंड क्या है कि कारवार इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नवल पोर्ट, दोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउट पोर्ट। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो पहले हम कुछ पोर्ट्स को जान लेते हैं। देखो, पोर्ट्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है, पोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इनलैंड पोर्ट और एक होता है आउट पोर्ट। तो इनलैंड पोर्ट क्या होते हैं? जो सी कोस्ट से बहुत दूरी पे हो, ठीक है, और ये सी से जो है थ्रू अ रिवर या कैनाल के माध्यम से लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैनचेस्टर कैनाल से है, मेम्फिस है थ्रू द रिवर मिसिसिपी से कनेक्टेड है। और आउटपोर्ट्स क्या होते हैं? आउटपोर्ट जो है ये आपके डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं एंड दे आर बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। अब देखो, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के आधार पे कुछ पोर्ट्स होते हैं। पहला पोर्ट होता है आपका ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट बेसिकली आपका जो है ऑयल की प्रोसेसिंग एंड शिपिंग के लिए डील करता है। तो कुछ जैसे कि टैंकर पोर्ट्स हो गए आपके, रिफाइनरी पोर्ट हो गया। तो मार्काइबो इन वेनेजुला, ठीक है, ये आपका ऑयल पोर्ट्स है। एक पोर्ट है आपका एस्खीरा इन ट्यूनिशिया, ये सब एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी जो है फंडामेंटल, उसमें आपको मिल जाएगा। त्रिपोली इन लेबानन, ये टैंकर पोर्ट्स हैं। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि ऐसा पोर्ट जो ओरिजिनली डेवलप हुआ है एज अ कॉलिंग पॉइंट्स ऑन द मेन सी रूट्स पे।
जहां पे शिप एंकर करती है फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे एडन पोर्ट्स हो गया, होनोलुलु पोर्ट हो गया, सिंगापुर पोर्ट्स हो गया। तो पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब ये एक ऐसा पोर्ट है जहां पे शिप रुक रही है, किसके लिए, रिफ्यूल के लिए, वाटर के लिए एंड फूड आइटम के लिए। एंड एंट्री पोर्ट आपका क्या होता है, एंट्री पोर्ट का मतलब होता है कि कलेक्शन सेंटर, जहां पे गुड्स को खरीदा जाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट। तो सिंगापुर जो है वो आपका एंट्री पोर्ट है एशिया के लिए। तो सिंगापुर को कह रहा है कि इट इज अ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, तो दोनों सही है। ठीक। नाउ सेकंड क्या कह रहे हैं, नवल पोर्ट। देखो नवल पोर्ट वो पोर्ट होता है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए यूज किया जाए, और इंडिया में दो नवल पोर्ट हैं, एक है कोची एंड एक है करवार। तो दूसरा आपका सही है। और आउटपोर्ट हमने देख लिया था कि आउटपोर्ट क्या है, जो आउटपुट क्या होते हैं, छोटे पोर्ट होते हैं जो पेरेंट पोर्ट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें एथेंस होगा और ग्रीस में एक पोर्ट है वो होगा। तो डोवर इन इंग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ आउटपोर्ट, नो। एक पोर्ट होता है आपका पैकेट स्टेशन, जिसे हम फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से एक्सक्लूसिवली रिलेट करते हैं। तो डोवर जो इंग्लैंड का है वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा गलत हो गया आपका, तो पहला और दूसरा सही है, डी हो जाएगा। Cumulonimbus clouds develop from which one among the following cloud? Cumulus congested clouds, cumulus and nimbostratus, cumulus and altostratus, cirrocumulus। तो इसका आंसर है क्यूमुलस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो आपके डेवलप होते हैं क्यूमुलस कंजेस्टेड क्लाउड से। एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा आपको। Which of the following Ramsar wetland site is not situated in any of the union territory? तो होकेरा कहाँ पे है आपका, होकेरा एग्जाम में कई यूपीएससी में 2023 में आ चुका है। तो होकेरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और पॉइंट कैलीमियर कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। एंड तोशो मरेरी कहाँ है, लद्दाख में। वुलर भी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है किसी यूटी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलीमियर, है ना, तमिलनाडु। देखो ये जो है एक्चुअली कुछ टाइप के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड होता है, निम्बस क्लाउड होता है, स्ट्रेटस होता है। तो हाइट, किसी भी क्लाउड की हाइट क्या है, एक्सपेंस क्या है, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसके आधार पे क्लाउड को बांटा गया है। जैसे आपके साइरस क्लाउड हो गए, तो ये क्या कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, 8,000 से लेके 12,000 मीटर पे। ठीक, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल फिदरी अपीयरेंस होता है इनका, और बिल्कुल पतले और डिटैच क्लाउड होते हैं, और हमेशा कलर में क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। दूसरा आपका क्लाउड होता है क्यूमुलस क्लाउड, जो वूल की तरह दिखता है, और ये जो है 4,000 से लेके 7,000 मीटर पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सीरस से नीचे वाला। और क्यूमुलस क्लाउड जो है आपका, ये पैचेस में पाए जाते हैं और इधर उधर फैले हुए रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटस, तो देखो स्ट्रेटस का मतलब ये हो गया कि स्ट्रेटा में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या होंगे, लेयर्ड क्लाउड होंगे, और जो लार्जर पोर्शन ऑफ द स्काई है वो स्ट्रेटस क्लाउड ही कवर करता है। तो ये क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, आइदर ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट या एयर मास जब आपकी मिक्स कर रही है विद डिफरेंट टेम्परेचर। नाउ निम्बस क्लाउड क्या होता है, ये डार्क ग्रे क्लाउड होते हैं, ये मिडिल लेवल पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं को मिला के साइरस, जैसे साइरस आपका क्यूमुलस से मिल गया तो साइरो क्यूमुलस, और ऐसे जो है डिफरेंट क्लाउड का निर्माण होता है। अब क्या है, Eratosthenes, a Greek philosopher, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at two different points. Which cities were they? तो एराटोस्थेनीज जो एक ब्रिटिश फिलोसफर है, उन्होंने अर्थ के सरफेस सरकमफेरेंस को अराउंड 240 बीसी में एस्टिमेट किया था। और इन्होंने कैसे किया, जैसे कि समर सोलिस्टिस पे इन्होंने अलेक्जेंडेरिया एक जगह है, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने लेंथ किस चीज की मेजर की, शैडो ऑफ अ कॉलम की। फिर इन्होंने अलेक्जेंडेरिया और साइन जो इजिप्ट में है उसके बीच की डिस्टेंस मेजर की।
और इसी डिस्टेंस के आधार पे इन्होंने सर्कमफेरेंस निकाला अर्थ का। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है। Which kind of mass wasting process are commonly associated with the creep? Fast speed with soil, slow speed with rock, slow speed with ice, slow speed with soil. See, mass wasting को ही mass movement कहते हैं, और mass wasting जो है ये एक जनरल टर्म है for the movement of rock or soil. ठीक है, तो इट इज अ जनरल टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ रॉक और सॉइल जब ये स्लोप के नीचे बहने लगे, किसके, ग्रेविटी के फोर्स में। अब देखो, क्रीप क्रीप क्या होता है, क्रीप को ही डाउन हिल क्रीप कहते हैं या क्रीप कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डाउनवर्ड प्रोग्रेशन होता है रॉक का या सॉइल का लो ग्रेड स्लोप पे। ठीक है, तो स्लो डिफॉर्मेशन अगर किसी मटेरियल का होता है ओवर द प्रोलॉन्ग प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो ये होता है आपका क्रीप। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो स्पीड विद द सॉइल। Now, consider the following statement. Hadley cells are key to understanding the wind pattern of the earth. दूसरा है कि Hadley cells are formed because the equator is heated more strongly by sun than the other places, creating thermal circulation. सी, जैसा कि आपको पता होगा कि एयर जो है, जो इक्वेटर पे आईटीसीजेड आपका बनता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर से क्या होता है, एयर क्या होती है, राइज करती है बिकॉज ऑफ हाई इंसोलेशन। और जब हाई इंसोलेशन से एयर राइज कर रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और जो ट्रॉपिक से विंड आ रही है वो यहाँ पे इसी लो प्रेशर जोन में क्या करेगी, चूंकि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है तो विंड यहाँ कन्वर्ज कर जाएगी। फिर ये जो कन्वर्ज एयर है फिर ये राइज करती है और यहाँ बनता है आपका हेडली सेल 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 30 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो कह रहा है कि हेडली सेल्स आर के टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ। सही है, हेडली सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय सन देन द अदर प्लेसेस, क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। तो ये भी सही है, तो इसका आपका हो जाएगा, दोनों सही है। एंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। 78 का 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका 79। ओशियन क्वेश्चन पढ़िए। ओशियन currents are dominated by huge surface gears that are driven by the global surface wind pattern, and equatorial currents move cold water westward and then poleward along the east coast of continents. तो ओशियन करंट्स आपके क्या होते हैं, देखो, दे आर लाइक रिवर फ्लो इन द ओशियन। अगर रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एक डिफिनिट पाथ और डायरेक्शन में बह रहा है, उसी को ये ओशियन करंट रिप्रेजेंट करते हैं। और ओशियन करंट किस चीज से प्रभावित होते हैं, मेनली दो चीज। एक होता है कि जो प्राइमरी फोर्स जो मूवमेंट ऑफ वाटर को इनिशिएट कर रहा है, दूसरा होता है सेकेंडरी फोर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया सोलर एनर्जी, हो गया विंड, हो गया ग्रेविटी, हो गया कोरियोलिस फोर्स हो गया। अब सोलर एनर्जी से जो हीट आएगी वो क्या करेगी कि वाटर एक्सपेंड करे। इसीलिए इक्वेटर के पास क्या होता है कि ये जो ओशियन वाटर है ये 8 सेंटीमीटर हायर होता है देन इन द मिडिल लैटिट्यूड। अब ये कह रहा है कि इट इज डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गेयर्स दैट आर ड्रिवन बाय ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न। तो ये सही है। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है कि इक्वेटोरियल currents move cold water westward then poleward along the east coast of continent। यहाँ पे होगा आपका, एंड क्या कह रहा है कि दे मूव, जो इक्वेटोरियल करंट आपकी इक्वेटर पे जनरेट होंगी तो वो मूव करेंगी कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड, नहीं, ये मूव करती हैं आपकी वार्म वाटर को वेस्टवर्ड। ठीक है, एंड देन पोलवर्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, नो। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी हो जाएगा। नाउ इन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 नहीं, अब आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है 2023, जो हमारे टेलीग्राम चैनल द कॉन्सेप्चुअल आईएएस पे है। ठीक है, द कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन अ वेदर मैप? क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, widely spaced isobar, closely spaced isobar at the periphery, a set of two widely spaced isobar followed by two closely spaced isobar. देखो जो प्रेशर ग्रेडियंट है उन्हें वो जो है क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार जो है वो प्रदर्शित करते हैं एक आपका स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को। स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट का ये मतलब होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस में ही क्या है कि रैपिड चेंज इन द प्रेशर हो रहा है और इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंग हवा तेजी से बहने लगेगी जैसे ही हवा जो है आपकी हाई से लो प्रेशर एरिया में चलेगी। ठीक है, तो इसका 81 का ए हो जाएगा। Which one of the following is not an example of chemical weathering? Acid action, hydrolysis, salt crystal growth, oxidation. See, chemical weathering क्या होता है कि अगर केमिकल विदरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी जो रॉक है, चट्टान है, वो वीक हो रहा है एंड एंड उसकी सब्सिक्वेंट क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल विदरिंग। एंड दिस प्रोसेस में इंक्लूड होता है आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड कार्बोनेशन। तो ये क्या करेंगे, या तो मिनरल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि मिनरल के डिकम्पोजिशन को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपका होता है केमिकल विदरिंग के लिए टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और जनरली ये कहाँ पे होंगे, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में। तो इसमें एक पहली प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जो रॉक मिनरल है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा कि उसका मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो सिलिका है रॉक में, वो ऑक्सीजन के साथ से रिएक्ट किया तो सिलिका ऑक्साइड बन गया, है ना। तो अगर जो मिनरल है वो रॉक में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो दे विल बिकम लेस रेजिस्टेंट टू वीदरिंग। इसी प्रकार से जब आयरन जो है वो अगर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, उसका कलर रस्ट हो जाता है, वो रस्टिंग की प्रोसेस करता है। दूसरा होता है आपका, तो ऑक्सीडेशन तो केमिकल विदरिंग में आएगा। दूसरा होता है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का ये मतलब है कि रॉक मिनरल जो है व्हेन दे आर रिएक्टिंग विथ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जैसे आपका हो गया अब कार्बोनिक एसिड आपका कब बनेगा, जब जो वाटर है वो कंबाइन करेगा विथ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बोनिक एसिड जो है वो रॉक के मिनरल को तोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो रॉक है CaCO3, अब आपका बना H2CO3, H2 और CO2 से, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये एसिड एक्शन। हाइड्रोलिसिस का ये मतलब होता है कि वाटर के द्वारा जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड वाटर भी चेंज करता है द केमिकल कंपोजिशन एंड साइज ऑफ मिनरल्स इन द रॉक। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वोल्केनोज आर करेक्ट? पहला है कि आर्क वोल्केनोज आर फाउंड नियर द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। दूसरा है कि सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रेटोवॉल्केनो जैसे कि माउंट फ्यूजी इन जापान, मायोन इन फिलीपींस आर द आर्क वोल्केनो। एंड some of the highest volcano on the earth are of arc type, notably Nevado, Ojo, Del Salado in Chilean Andes। तो देखो जब भी अगर कन्वर्जेंट बाउंड्री में हम देखते हैं तो एक अगर प्लेट मान लो ओशियानिक प्लेट है और दूसरी प्लेट प्लेट है आपकी कंटिनेंटल प्लेट है। ठीक है, तो ओशियानिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं तो ओशियानिक प्लेट जो है वो एम्बेड कर जाएगी आपकी कंटिनेंटल प्लेट के एस्थेनोस्फेयर में, और इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि ट्रेंच फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पे, जोन ऑफ सबडक्शन में, जहां ये प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो वेरियस टाइप होते हैं इस सबडक्शन में। पहला होता है कि कोलिजन हो रहा है ओशियानिक प्लेट का, मतलब कि ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, और इससे हो रहा है आपका वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फिर कोलिजन होता है कंटिनेंटल एंड ओशियानिक प्लेट का या ओशियन
कंटिनेंट कन्वर्जेंस, जिससे जो है आपका कंटिनेंटल आर्क्स एंड फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फिर कंटिनेंटल प्लेट का कोलिजन होगा जिससे आपका फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इसी प्रकार से तो कह रहा है कि आर्क वोल्केनोज आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, नो कन्वर्जेंट है, तो पहला आपका हो जाएगा गलत। फिर कह रहे सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रेटोवोल्केनोज, जैसे कि माउंट फ्यूजी इन जापान, मायोन इन फिलीपींस आर आर्क वोल्केनोज, तो ये सही है आपका। एंड सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, नोटेबली नेवादो ओजोस देल सेलादो इन चिलियन एंडीज, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, आर्क टाइप आइलैंड का ये मतलब है कि जो आइलैंड आर्क का ये मतलब होता है कि नैरो चेन ऑफ आइलैंड जो वोल्केनिक है इन ओरिजिन। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला गलत है, 2 एंड 3। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट, तो कह रहा है एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपास, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट अर्थ का आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड। देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये जनरेट करती है सीरीज ऑफ सिस्मिक वेव जो इंटीरियर या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पे ट्रेवल करते हैं। 4 टाइप की सिस्मिक वेव होती है। जो पहली वेव सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है दैट इज पी वेव, और जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, ये फास्टेस्ट वेव होती हैं। ठीक है, ये कैसी वेव होती है? कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिस डायरेक्शन में ये टहल रही हैं, ये ग्राउंड को भी उसी डायरेक्शन में खींच रही हैं। इससे क्या होता है कि ये बहुत कम डैमेज करती हैं। सेकेंडरी वेव आपका जो हो गया, वो क्या होता है कि वो चलता तो पी वेव से धीरे से है लेकिन सेम डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन ये ग्राउंड को शेक करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड दे आर मोर डेंजरस देन पी वेव बिकॉज क्या होता है कि एस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होता है और इसकी वजह से जो है ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो सेकंड था आपका कि अर्थक्वेक जो है लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सब इसमें सही है। तो आपका हो जाएगा क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट। तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपास। पहला है कि दे आर स्लोअर देन पी वेव, सही है। एस वेव जो है केवल सॉलिड में एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर, ये भी सही है। ठीक है, देख लीजिए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 85 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन, तो गंगा बेसिन में आपके कौन कौन, एक्चुअली अराउंड 79% ऑफ एरिया जो है गंगा बेसिन का वो इंडिया में है, और गंगा बेसिन हमारा कवर करता है 11 स्टेट को। दे आर उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड डेल्टा। तो इसमें कौन से पार्ट है गंगा बेसिन के? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, डी हो जाएगा। विच पेनिसुलर रिवर हैज अ ट्राइब्यूटरी नेट कबिनी, तो कबिनी किसकी ट्राइब्यूटरी है? कावेरी की। ठीक है, ट्राइब्यूटरी आपका ये जो इंडियन ज्योग्राफी है क्लास 11th की, वहां पे भी मिल जाएगा, एंड लूसेंट में भी आपको सारे रिवर्स के ट्राइब्यूटरी मिल जाएंगे, या जिनको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है वो महेश बर्नवाल फॉलो कर सकते हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 87। बाजरा इज प्रीडोमिनेटली ग्रोन इन द स्टेट लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जबकि रागी मेनली कल्टिवेटेड होता है इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल वेयर एज रेड एंड सैलो ब्लैक सॉइल इज सुटेड फॉर रागी। देखो, कुछ मिलेट जैसे हो गया आपका ज्वार, बाजरा एंड रागी, तो ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो करते हैं, और इन्हीं मिलेट्स को हम क्या कहते हैं? मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे रागी जो है ये महंगा पड़ता है। अब रागी आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिच होता है।
और मेनली ये मॉइस्ट एरियाज में उगाए जाते हैं। मेजर जो आपके जैसे ज्वार ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है, और बाजरा जो सैंडी सॉइल होते हैं एंड सैलो ब्लैक सॉइल होते हैं वहां पे होता है। और बाजरा तो जहां पे सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल पाई जाएंगी, मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वाला एरिया, एंड गुजरात, हरियाणा आल्सो। ठीक है, तो बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात सही है। एंड रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो रागी जो है वो क्रॉप किसकी है? ड्राई सीजन की है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? रेड, ब्लैक, सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल में। तो ये कर्नाटका आपका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे होती है। ठीक है, तो कह रहा है बाजरा जो है सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल में होता है, जबकि रेड और सैलो ब्लैक सॉइल में रागी होता है। तो इसमें दोनों सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ए हो जाएगा। 2 क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि ब्लैक सॉइल इस एरिया में पाई जाती है, इसलिए ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 1 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट एंड 1 फॉल्स है 2, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में डाउट रहता है, तो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, which of the following peaks are situated in India? पहला है आपका धौलागिरी, फिर है नमचा बरवा, फिर है कामेत, फिर है मकालू। तो धौलागिरी कहाँ है आपका? नेपाल में। ठीक है, नमचा बरवा आपका, देखो नमचा बरवा, एक्चुअली नमचा बरवा जो है उसका कुछ पार्ट इंडिया में पड़ता है और कुछ पार्ट तिब्बत में पड़ता है। इंडिया में एकदम ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश के चले जाएंगे तब पड़ेगा। ठीक है, और कामेत हमारा पड़ता है उत्तराखंड में, एंड मकालू नेपाल चाइना बॉर्डर पे। तो धौलागिरी पहला हट गया आपका, मकालू नेपाल चाइना बॉर्डर, ये तो 2-3 हो जाएगा। ठीक है, नमचा बरवा जो है वो इसलिए यहाँ पे सही हो रहा है बिकॉज ये इंडिया और इसका ज्यादा पोर्शन इंडिया और तिब्बत दोनों में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर राइन आर करेक्ट? पहला है कि राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द नदर्न जर्मनी। सेकेंड है कि पोर्ट ऑफ रोटरडम इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो राइन रिवर सबको पता होगा, एंड इसमें दोनों सही हैं। With reference to continent of Antarctica, which of the following statement are correct? पहला है कि इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन एरिया में लेते हैं तो हमारे कंटिनेंट होते हैं एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कह रहा है कि लार्जर देन यूरोप है, तो हाँ पहला सही है। सेकंड कह रहा है कि इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, ये भी सही है। नाउ ये कह रहा है कि माउंट रोज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कंटिनेंट। सी, माउंट रोज जो है ये कहाँ पे है आपका? कैस्केड्स, यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, तीसरा गलत है, तो तीसरा आप गलत कर दो। एंड फोर्थ क्या है कि वाटर ऑफ द सदर्न ओशियन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अराउंड इट। तो ये जो वाटर है ये अटलांटिक पैसिफिक हर करंट हर ओशियन में बहती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है। ठीक, तो चौथा भी गलत हो जाएगा और आपका हो जाएगा 90 का ए। क्वेश्चन नंबर 91, सी, पहला कह रहा है कि अ रूपी वेस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट देन इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी टू इनेबल डोमेस्टिक बैंक्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंश्योरेंस डेंसिटी, जिसका मतलब है एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा, डज नॉट फुली कैप्चर द फाइनेंसिंग गैप इन द इवेंट ऑफ प्री मैच्योर डेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग लिंक्ड विथ अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन। सी, पहले हम रूपी वेस्ट्रो अकाउंट जान लेते हैं। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक नया ट्रेड मैकेनिज्म कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे सेटल किया जाए रुपी में। तो इसी ट्रेड को डील करने के लिए इंडियन बैंक क्या करेंगे, एक वो ओपन करेंगे स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट, SRV।
तो सिंपली अगर हम ये कहें तो ये क्या है, रूपी विथड्रॉ अकाउंट। और ये क्या, रूपी विथड्रॉ अकाउंट क्या करता है कि ये फॉरेन एंटिटीज को इंडियन बैंक में रखने का काम करता है इन इंडियन रुपीज। ठीक है, अब अगर मान लो कोई इंडियन इंपोर्टर है, जब वो एक पेमेंट करना चाहता है फॉरेन ट्रेडर को इन द रुपीज में, तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इंपोर्ट करने के केस में। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए है। अब अगर इंडियन एक्सपोर्टर जो है उसे पे किया जाना है फॉर द गुड एंड सर्विसेज इन रुपीज, तो विथड्रॉ अकाउंट जो है ये क्या हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा। एंड द अमाउंट कहाँ क्रेडिट हो जाएगी, एक्सपोर्टर के रेगुलर अकाउंट पे। तो पहला सही है। सेकंड है आपका कि इंश्योरेंस डेंसिटी, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुली कैप्चर द फाइनेंसिंग गैप इन इवेंट ऑफ प्री मैच्योर डेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग लिंक्ड विथ अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन। तो देखो इसमें ये बात भी सही है। एक्चुअली जितने भी इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम है, तो उसमें क्या है कि ज्यादातर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो क्या है कि सेविंग में ज्यादा उसमें खर्च हो रहा है और प्रोटेक्शन बहुत स्मॉल कंपोनेंट का है। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग गैप को फुली कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। आपका दूसरा भी सही है। नाउ बोथ 1 and 2। एंड क्वेश्चन नंबर 92। नाउ इसका हो गया आपका बोथ 1 and 2। एंड क्वेश्चन नंबर 92, पढ़िए क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि an additional spending by the government of rupee x is likely to have less impact on income than an additional transfer of rupee x to household। second statement है कि an additional spending by the government of rupee x is likely to have less impact on income if it is not accompanied by an expansion in the money supply। देखो, अगर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर करती है हाउस होल्ड को इनकम, मान लो रुपए एक्स, तो ये क्या करेगा कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाएगा और उससे क्या होगा कि डायरेक्ट कंजम्पशन होगा। और फिर डायरेक्ट कंजम्पशन से क्या होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मान लो दूसरे किसी माध्यम से खर्च कर रही है, जैसे मान लो कि बिल्डिंग बना रही है, कहीं रोड बना रही है, उससे तुरंत आउटपुट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो डिलेड होगा। तो वो यही कह रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ रूपी एक्स इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ रूपी एक्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ रूपी एक्स is likely to have a less impact on income if it not accompanied by an expansion in the money supply। देखो, अगर मनी सप्लाई नहीं हो रही है तो अगर मनी सप्लाई नहीं हो रही है तो एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होगा, अगर मान लो कीपिंग मनी सप्लाई कांस्टेंट और गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एक्चुअली देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी को बारो करेगी स्पेंडिंग को फंड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, फिर मनी की डिमांड को बढ़ाएगा एंड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही है तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी की जगह पे अगर मान लो मनी सप्लाई ज्यादा होता तो डिमांड जो है वो अकोमोडेट हो जाता है इससे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट पे फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट पे क्या है, लेस इफेक्ट हो रहा है। और जिससे क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाएंगे। तो दूसरा भी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एमिशन। तो इंडिया ने सबमिट किया है अपना, कब सबमिट किया था, ये देखो पुरानी न्यूज है। इंडिया ने सबमिट किया था जब आपका ये COP27 हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो इंडिया ने अपना सबमिट किया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट मिशन, और जिसमें पहला ये था कि
बायोफ्यूल का ज्यादा यूज करना है, स्पेशली बायोफ्यूल में क्या आ जाएगा आपका, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का हम रैशनल यूज करेंगे। एंड अर्बनाइजेशन कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि फ्यूचर सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों सही हैं, लेकिन फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड इसकी बात कहीं नहीं की जा रही है, तो इसका आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3 बी। Which one among the following was focus of 12th 5-year plan? Sustainable and inclusive growth, पढ़िए, social justice and equality, food work and productivity, attainment of self reliance। तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आपका किसे आया है, 12th 5-year प्लान से, जो 2012 से लेके 17 तक का के लिए। एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आपका आया है, देखो ये पूरा प्लान है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, और ये आया है आपका 9th 5-year प्लान से। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी आया है आपका 7th 5-year प्लान से। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस आपका आया है 5th 5-year प्लान से। ठीक है, तो 12th का क्या था, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। तो दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करेंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट में क्या होते हैं, ट्रेड इन गुड्स, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड हो गया। ट्रेड इन सर्विसेज, जिसमें आएगा आपका एक होगा नेट फैक्टर इनकम और एक होगा नेट नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में हो गया जैसे नेट इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, नॉन फैक्टर इनकम में शिपिंग, बैंकिंग, ईटीसी हो गया। ट्रांसफर पेमेंट में आपका गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स वगैरह, ये आपके करेंट अकाउंट में आते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सटर्नल बारोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये जो है आपका, तो एफडीआई कैपिटल अकाउंट में एक आता है आपका इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बारोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफपीआई हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल बारोइंग में आपका आगे आ गया एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट। एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस में आ गया आपका गवर्नमेंट एड। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में नहीं है, एफडीआई, कॉमर्शियल बारोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंट, ये सब है इनविजिबल, जो है आपका ये करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प्स इन enhancing India manufacturing capabilities and export across the industry। आत्मनिर्भर भारत कब नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, कोविड के समय में 2020 में। एंड फिर उसके बाद पीएलआई स्कीम भी लाया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दोनों सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला क्या है, Which one of the following statement for a firm equilibrium in perfect competition is not correct? पहला स्टेटमेंट है कि मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन में क्या होगा कि फर्म जो है इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, जैसे ही जब तक जो है मार्केट प्राइस कवर करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, और अगर जो प्राइस फॉल करेगी बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्म क्या, दे वुड मिनिमाइज इट्स लॉसेस। अब क्या करेंगे, ये शट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, इसी को शट डाउन पॉइंट इन द शॉर्ट रन कहते हैं। सेकंड कह रहा है कि मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, किसके बारे में, इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस जहां पे मार्केट प्राइस इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब इस कंडीशन, ये कंडीशन आपकी रिप्रेजेंट करेगी कि ये अपने ऑप्टिमम आउटपुट लेवल पे है। ठीक है, सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड है कि मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। देखो लॉन्ग रन में क्या होगा कि फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो
एंटर या एग्जिट करेंगे मार्केट को कब? अंटिल द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर जीरो। और ये कब होता है? जब आपका मार्केट प्राइस इक्वल्स हो जाता है एवरेज कास्ट के, जिसकी वजह से फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा टू एंटर या एग्जिट करने के लिए। ठीक है, सी भी आपका सही हो जाएगा। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये आपका केवल गलत है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो टिपिकली अपवर्ड होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। क्वेश्चन नंबर 98, which one of the following taxes is not included in central pool to be shared with the state according to recommendation of फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? देखो, सेंट्रल पूल क्या होता है कि जो भी सेंट्रल पूल या इसको ये डिविजिबल पूल कहते हैं, तो ये पोर्शन होता है उस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो नेट टैक्स प्रोसीड कलेक्ट करती है वो शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब इसमें कौन कौन से टैक्स आपके शामिल होते हैं? कारपोरेशन टैक्स शामिल होता है, पर्सनल इनकम टैक्स शामिल होता है, सेंट्रल जीएसटी शामिल होता है, एंड सेंटर का शेयर ऑफ इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स शामिल होता है। और ये किस पे है? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, अब देखो, लेकिन इस डिविजिबल पूल में जो है आपका सेस एंड सरचार्ज नहीं आते हैं, जिसको लेवी किया जाता है किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। और अभी आपकी कौन सी फाइनेंस कमीशन बनी है 2026 से 2031 के लिए? 16वीं फाइनेंस कमीशन, जिसको चेयर किया जा रहा है डॉक्टर अरविंद पनगरिया के द्वारा। तो इसमें आपके डिवोल्यूशन में 2 मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, जहां पे 41% ऑफ द डिविजिबल पूल जाएगा स्टेट के लिए। दूसरा होता है आपका हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन, जो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है? एंड ये क्राइटेरिया 2024 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफोर्ट। अब देखो, इसमें इशू ये है कि इवन सेस एंड सरचार्ज जो है वो यूनियन की ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट का 23% कवर कर रहा है, फिर भी जो है ये डिविजिबल पूल से एक्सक्लूडेड है। और जबकि रिकमेंड कितना है कि 41% स्टेट को दिया जाना चाहिए, लेकिन स्टेट का शेयर अभी कितना है? 32% ही है, और इसका ज्यादा विरोध तमिलनाडु वगैरह वाले स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं जानना है, तो इसका हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूपीएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और इसके 3 इंडिकेटर होते हैं। डायमेंशन होता है आपका लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, और इसका इंडिकेटर क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकंड होता है आपका नॉलेज, और इस नॉलेज को कैसे मेजर किया जाएगा? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तीसरा हो जाएगा आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीएनआई पर कैपिटा से निकाला जाता है। तो कौन से नहीं डायमेंशन है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, suppose there are only 2 normal goods in the economy X and Y. If the price of good X increases, which would be the correct statement from below? पहला क्या है कि डिमांड फॉर गुड X डिक्रीजेज एंड डिमांड फॉर Y इज इनडिटर्मिनेट। दूसरा है कि डिमांड फॉर गुड X डिक्रीजेज एंड डिमांड फॉर गुड Y डिक्रीजेज। सी है कि डिमांड फॉर गुड X इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉर Y इज इनडिटर्मिनेट।
डी है डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉर गुड वाई डिक्रीजेज। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो नॉर्मल गुड्स हैं इन द इकोनॉमी एक्स एंड वाई जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और फिर ये है कि अगर एक्स की जो प्राइस है वो बढ़ रही है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि जो एक्स गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और वाई की डिमांड इनडिटर्मिनेट है। देखो चूंकि एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है तो हमको ये नहीं पता कि एक्स और वाई क्या है, वो सब्सटीट्यूट गुड है कि एक एक को जो है वो दूसरा गुड रिप्लेस कर सकता है। चूंकि ये क्या है, एक्स और वाई दोनों क्या है, नॉर्मल गुड है। ठीक है, अब मान लो अगर एक्स की जो है एक्स एक्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेकिन वाई हमको ये नहीं पता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन गुड है, तो डिमांड फॉर वाई क्या है, इनडिटर्मिनेट होगा। तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं कि दूसरे स्टेटमेंट क्या है, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेज एंड डिमांड फॉर वाई डिक्रीजेज। सी, ये तो पता है कि एक्स की प्राइस बढ़ने पे जो है डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज करेगा, लेकिन क्या डिमांड फॉर वाई डिक्रीज करेगा? ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो। इसका भी सेम लॉजिक है कि अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड हैं तो इसकी डिमांड कम होने से हो सकता है कि वाई की डिमांड बढ़ जाए, लेकिन एक्स और वाई दोनों नॉर्मल गुड हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ना दोनों के बारे में दिखा है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस कुछ है। ठीक है, तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है कि डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेज। अगर प्राइस एक्स की बढ़ रही है तो डिमांड कैसे बढ़ेगा, डिमांड तो इसका कम होगा, तो ये गलत हो गया। और चौथा भी इसी प्रकार से आपका गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए। नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में देख लेंगे। The Rangarajan Committee methodology for determining the poverty line incorporated which of the following? Food component, normative level of expenditure for essential non-food item, and behaviorally determined expenditure for other non-food item. तो रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से जो है उन्होंने पुअर्टी लाइन डिसाइड की थी 12 रुपए पर डे फॉर रूरल एरियाज के हिसाब से, और इसमें इन्होंने मेथोडोलॉजी यूज किया था और लार्ज सर्वे किया गया था किसके द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। एंड पुअर्टी लाइन किस पे बेस्ड होनी चाहिए, पहला ये है कि नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, दूसरा ये है कि नॉन फूड एक्सपेंसेस जो पीपल एज ए जनरल बिहेवियर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी इसमें देखा गया था। 2090 किलो कैलोरी इन अर्बन एरियाज में एंड 2155 किलो कैलोरी इन रूरल एरियाज में, जिसमें प्रोटीन और फैट की भी बात की गई थी। ठीक है, और इसमें आपका हो जाएगा सब। फूड कंपोनेंट है नॉर्मेटिव लेवल या एक्सपेंडिचर फॉर नॉन फूड आइटम, बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम, तो इसका हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 103, which one of the following is not a fund managed by National Investment and Infrastructure Fund Limited? Master Fund, Fund of Fund, Strategic Opportunity Fund, Global Investment Fund। तो देखो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो क्या मेंटेन करेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर। और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस फंड को क्रिएट करने का कि ताकि कैपिटल को कैटेलाइज कर सके इस फंड लिमिटेड में। ठीक है, और ये फंड कब अनाउंस हुआ था, 2015 से 2016 में बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा। और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपका मैनेज करता है 4 फंड को, मास्टर फंड, प्राइवेट मार्केट फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड एंड इंडिया जापान फंड। तो मास्टर फंड क्या होता है, मास्टर फंड भी एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इन्वेस्ट करने का ऑपरेटिंग एसेट में, सच एज रोड में,
पोर्ट में, एयरपोर्ट में। और प्राइवेट मार्केट फंड को ही पहले फंड ऑफ फंड कहा जाता था, ठीक है। ये तो फंड ऑफ फंड भी इसका है। नाउ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड क्या है? जो इन्वेस्ट करता है ग्रोथ इक्विटी, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में। और इंडिया जापान फंड को जोड़ा गया इसमें 2023 में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद व्यू टू हेल्प व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग? मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मर, स्पोर्ट्स पर्सन, वॉर विडोज। तो देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड जो है, इट वाज सेट अप इन 1982, ताकि जो है जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको असिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये किसके लिए है? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। Which one among the following item comprises the major portion of revenue expenditure of Union Government of India? Salary, interest payment, road transport and highways, and defense services. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो पोर्शन जो डायरेक्ट दैट डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ असेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो गया सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन होता है? तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 106। इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम रिसेंटली वोन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियंस इन 2024। ये फरवरी 2024 की न्यूज है, हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, पुरानी हो गई है, फिर भी देख लेते हैं। Who among the following player was not a part of the team? तो पीवी सिंधु ने इस टीम को लीड किया था और उसमें थी आपकी ट्रिशा जोली, गायत्री गोपीचंद एंड अनमोल खर्ब। इसमें कौन है? नहीं, साइना नेहवाल, ठीक है। 106 का डी हो जाएगा। Which of the following statement related to Indian medicine system is not correct? पहला है कि सिद्धा सिस्टम इज अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो, सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट्स, ठीक है। एंड जो सिद्धार्थ होते थे वो मेनली संत पर्सन होते थे जिन्होंने ही मेडिसिन में ये रिजल्ट हासिल किया है। इट इज जस्ट लाइक एन आयुर्वेदा, लेकिन ये प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है? तमिल रीजन में, तमिल स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। पहला सही है। सेकंड है कि सोवा रिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। तो सोवा रिगपा को ही आमची मेडिसिन सिस्टम कहते हैं, और ये जस्ट लाइक आयुर्वेदिक सिस्टम है। और कहाँ कहाँ ये? तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चाइना, नेपाल, हिमालय रीजन में प्रैक्टिस किया गया है। और एक इसका जो है सेंट्रल काउंसिल भी है, कहाँ पे? धर्मशाला में, ठीक है। और ये हिमालय रीजन जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। डी है आपका सुश्रुत संहिता इज अ मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा। ये भी सही है। कह रहा है कौन सा नॉट करेक्ट? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो नहीं, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है और मैंने जियो साइंटिस्ट वाले पेपर में इसको करवाया है। इसका हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? तो निष्ठा जो इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया गया था 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि जो है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? सो द टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। और टीचर को ट्रेनिंग किसमें दी जाएगी? पेडागोगी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इट इज बेसिकली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहला है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन लवासना, नो। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द न्यू रिक्रेंट्स इन दिल्ली पुलिस, नो। वर्कशॉप फॉर न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो। बेसिकली क्या है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 109 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 से 24, तो पुराना हो गया है। अब हम आगे। इंडिया हैज साइंड
a trade and economic partnership agreement with EFTA, which is a regional group consisting of 4 countries. Which one of the following is not a member of the group? तो देखो, EFTA का मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और ये कब साइन किया गया था? 10 मार्च 2024 को। EFTA में कौन-कौन सी कंट्री हैं? स्विट्जरलैंड है, आइलैंड है, नॉर्वे है, एंड अनदर कंट्री है आपका लिechtenstein। ठीक है, EFTA क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट हुआ था 1960 में फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। तो इसके कौन-कौन से कंट्री हैं? SINL याद कर लो, स्विट्जरलैंड, आइलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। तो इसमें कौन नहीं है मेंबर? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड इसका मेंबर नहीं होगा। डी, which one of the following countries share the territorial boundary with both रशिया एंड यूक्रेन? तो रशिया और यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है? बेलारूस। इन जून 2024 इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ यूएसए फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2030, 2040, 2050, 2070। देखो, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे यूएसएड कहते हैं, ये इंडियन रेलवे को सपोर्ट करेगी इन अचीविंग द गोल ऑफ मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2000। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो किसके किसके बीच में साइन हुआ है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव किया है। ये साइन हुआ है आपका इंडियन रेलवे के बीच में एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। कब साइन हुआ था? ये 12 जून 2023 को, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इंडियन रेलवेज को, ताकि लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपर्टीज रेलवे सेक्टर में ला सके। ठीक है, और अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, ये प्रोवाइड करेगा क्या? टेक्निकल असिस्टेंस रेलवे को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन लाना बाय 2030। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Which one of the following statement is correct about PM Janman scheme? It is a scheme of government of India to support, to impart electoral literacy to voters. It is a scheme of government of India for deepening of democracy in the functioning of Panchayati Raj institution. It is a scheme of government of India for benefiting every member of tribal community. तो PM जनमान स्कीम जो है आपका, ये स्कीम जनजाति से रिलेटेड है, जो स्पेशली जो पीवीटी ग्रुप की ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये स्कीम किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम। सी हो जाएगा इसका। नाउ 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला है कि सागर सेतु इज अ मोबाइल ऐप विच एम्स टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सही है। ठीक है, सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जिसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब रिलेटेड से काम है। दूसरा है हरित सागर एम्स एट अचीविंग द जीरो कार्बन एमिशन फ्यूल। ये भी सही है। तीसरा है सागर मंथन इज अ मिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। देखो, सागर मंथन जो है, ये क्या है? एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, जिसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस एरिया में, उनको ट्रैक करना। ठीक है, फिश प्रोडक्शन के लिए ये नहीं है। तो इसका नॉट करेक्ट सी हो जाएगा।
कोस्ट सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया, तो डी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ISRO in its studies has revealed that there is 178% increase in the size of Gepang Ghat Glacial Lake. In which of the following state is this lake located? और ये लगातार द हिंदू में आर्टिकल आ रहा था। घेपन लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। Which of the following state are common to Blue Ring Agreement NLFT? NLFT का मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा एंड ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद त्रिपुरा। देखो रिसेंटली क्या हुआ था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लैंड एलोकेट की थी, किसके लिए? फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द लास्ट बैच ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज। तो ये ब्रू रिफ्यूजीज हैं कौन? इन्हीं ब्रू रिफ्यूजीज को ही रिंग्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। एंड हिस्टोरिकली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में, त्रिपुरा में, आसाम में एंड स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? त्रिपुरा से रिलेटेड है। Which of the following movie won the 96 Academy Award 2024 in the Best Picture category? तो पता होगा ओपेनहाइमर। इंडिया का पहला डेडिकेटेड ओपीडी फॉर द ट्रांसजेंडर वर ओपनड एट विच वन एमंग द फॉलोइंग हॉस्पिटल? आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, उसने खोला है पहला डेडिकेटेड ओपीडी फॉर द ट्रांसजेंडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS तरमुगली इज नॉट करेक्ट? पहला है इट इज अ फास्ट अटैक क्राफ्ट कमीशन बाय इंडियन नेवी। सेकंड है इट वाज कमीशन्ड एंड नवल डकयार्ड विशाखापट्टनम। थर्ड है आपका इट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका नवल फोर्सेस इन 2006। तो ये श्रीलंका नहीं, ये मालदीव नवल फोर्सेस है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट कह रहा है, इसका सी हो जाएगा। इट इज सपोज टू बी यूज फॉर कोस्टल सर्वेलेंस, ये सही है। Which one of the following resolution in the final agreement reached at COP28? COP28 कहाँ हुआ है? UAE में। Is associated with target of achieving net zero by 2050। फॉसिल फ्यूल फेज आउट जो है नेट जीरो से रिलेटेड है। ठीक है, तो पेपर हो गया, आप अच्छे से कर लीजिएगा और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। किसी भी डाउट के लिए आप 8899707570 पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्रीलिम्स की बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होती है? जी हाँ, जो टॉपिक वाइज हो, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर हों, और अगर वो सेक्शन वाइज, अध्यायवार, टॉपिक वाइज, विषयवार, जो भी कह लीजिए, अगर इस तरह से है तो आपका कोई एरिया छूटता नहीं है। दूसरा, आपको पता होता है कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो उसकी तैयारी स्पेसिफिक तौर पर कैसे करें, ये इंश्योर करने के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए नज 100 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बाई द कॉन्सेप्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।